माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है आपकी सप्लीमेंट्री बुक एनसीईआरटी क्लास 8 भारत की खोज तलाश। सेकंड चैप्टर है आपका तलाश, जिसका पार्ट 1 आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत की खोज पार्ट 2 तलाश। पहला आपको अहमदनगर का किला पढ़ा दिया मैंने, उसके एमसीक्यूज भी दे दिए, उसकी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दिए। पार्ट 2 तलाश, जिसके भाग 1 में आज सिर्फ मैं भारत के अतीत की झांकी आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद उसके जो एक पार्ट रह गया उसके बाद कवर करूंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको अहमदनगर का किला, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। भारत के अतीत की झांकी की फुल एक्सप्लेनेशन हम आज अच्छे से समझेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे। भारत की खोज के सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें आज दूसरा टॉपिक आधा कवर करने जा रहे हैं, तलाश, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एमसीक्यूज के साथ, बुक एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के साथ। चलिए फटाफट से शुरू करती हूँ, समझते जाइएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो भारत के अतीत की झांकी है, यानी कि आज हम जो तलाश पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, इसमें भारत के अतीत की झांकी के बारे में पंडित नेहरू जी बता रहे हैं। पंडित नेहरू जी ने भारत को समझने का जो प्रयास किया अपने बचपन से लेकर आज तक, उन्होंने भारत को जिस तरह से भी जाना, उनके मन में जो जो प्रश्न आए वो आज हम सारे इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तलाश, भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की, मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर ये भारत है क्या? तो पंडित नेहरू जी जो हैं वो भारत के अतीत की झांकी में हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि एक के बाद एक घटना जो आई, जो हैपन हुई भारत में, उसका विश्लेषण आज हम करेंगे इस पाठ में। पंडित नेहरू जो भारत के अतीत को जानकर भारत को समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक जो भी भारत में चेंजेस देखे, उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि जब मैं छोटा था तब भारत कैसा लगता था, तब भारत कैसा था और आज भारत में कितने चेंजेस आ गए हैं। इन चेंजेस को देखकर पंडित नेहरू के मन में आ रहे हैं प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या आया है कि भारत क्या है? क्या है भारत? पहले क्या था? अब इतने चेंजेस के बाद हमारा भारत कैसा हो गया है? तो हमारे अतीत की विशेषताएं क्या थी? अतीत में ये किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या भारत ने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो पंडित नेहरू बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये भारत क्या है, पहले क्या था, हमारे अतीत की विशेषताएं क्या थी, आखिर ऐसा कौन सा धर्म था, आखिर ऐसे कौन से रीति रिवाज थे जिसे हम लोग मानते आ रहे थे, ऐसी कौन सी संस्कृति थी जिसका हम आंखें बंद करके पालन करते आ रहे थे और जिसके कारण भारत का एक अलग ही दर्जा बैठा हुआ था, सबकी नज़रों में एक अलग ही स्थान था। वो प्राचीन शक्ति कैसे खो गई? भारत तो मेरे खून खून में रचा बसा था। हमारा देश एक साधन संपन्न देश था, जो जिसके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं थी। तो ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे ये शक्ति खत्म होती गई, लुप्त होती गई? तो भारत के बारे में ही सोचते हुए पंडित नेहरू कह रहे हैं कि हमारे देश की आज जो स्थिति हुई है ना, क्या वो उसके शक्तिहीन होने के कारण हुई है? नहीं। तो क्या वो उसके जनसंख्या के बढ़ने के कारण हुई है? पढ़ते हैं कि आज जनसंख्या के अलावा भारत में ऐसा क्या रह गया है जिसके कारण उसका विकास धीमा पड़ गया है। वो भारत जिसे आगे बढ़ना था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो भारत जनसंख्या और इसी जनसंख्या की भीड़ के कारण कई देशों से पीछे रह गया है। आधुनिक युग में भारत का क्या स्थान है? आज भारत को हम कहाँ खड़ा पाते हैं? अब पढ़ते हैं पेज नंबर 5 पर क्या कह रहे हैं। सॉरी, इसी पेज पे देखिए। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। मैंने एमसीक्यू की तौर पे भी ये क्वेश्चन दिया है कि नेहरू जी ने भारत को किस नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। तो भारत कहता खून में रचा बसा था। पंडित नेहरू बता रहे हैं भारत की संस्कृति का लोगों पर इतना गहरा प्रभाव था बच्चों, कि अगर पंडित नेहरू भारत का हिस्सा बनकर इसकी बुराइयां देखते
तो फिर उनको अवगुण नजर नहीं आएंगे। इसलिए भारत को वो बाहरी आलोचक बनकर, बाहरी आलोचक के व्यक्ति की तरह देखना चाह रहे हैं। दो तरह की बातें यहाँ पर वो कर रहे हैं, एक वर्तमान की और एक अतीत की। अतीत मतलब पास्ट की बातें, कि लोगों के विचार, लोगों का रहन सहन, लोगों की संस्कृति, कुछ चीज़ें जो वर्तमान की उन्हें बिल्कुल नापसंद है, और कुछ में ऐसे बदलाव आए हैं जिन्हें वो पसंद ही नहीं आ रहे हैं। मन में बहुत सारी ऐसे पंडित नेहरू के मन में शंकाएं हैं कि क्या मैंने अपने भारत को जान लिया है? जितना भारत के अतीत को मैंने जान लिया है, परख लिया है, समझ लिया, उसके आधार पर पंडित नेहरू कह रहे हैं कि क्या मैंने असली भारत को जाना है अभी तक? आज लोगों के पास जो समृद्ध अतीत बचा है, जो पास्ट बचा है, लोगों का व्यवहार, लोगों की धर्म, लोगों की जाति, उनका आचार विचार, उनका व्यवहार कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, ये सब विरासत के रूप में हमें जो मिला है, ये समृद्ध अतीत, असली धरोहर भारत की तो यही है। इसे हम भूल ही नहीं सकते। अपने कल्चर को तो हम हमेशा याद रखेंगे और अगली पीढ़ी तक हमें अपना कल्चर ही तो पहुंचाना है। तो यही वो कह रहे हैं कि भारत मेरे खून में रचा बसा सा, ऐसा आलोचक बन के काम करूंगा जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था, एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता है। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, मेरे भीतर शंकाएं उठ रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत है, टिकाऊ है, वो बहुत कुछ जो सार्थक है, जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि नेहरू जी कहाँ खड़े थे? मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े थे। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ के बेस पे दे दिए हैं स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए। तो अब सभ्यताओं की बात चल रही है। आज जो भारत खड़ा है, इतने बावजूद चेंजेस के बाद भी, तो भारत की एक अलग पोजीशन है, एक अलग दर्जा है। तो सभ्यताओं की बात करते हुए पंडित नेहरू कह रहे हैं कि वर्षों पहले भी लोगों की मानसिकता इतनी विकसित थी, वर्षों तक साम्राज्य चला था। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं वो बता रहे हैं कि सिंधु घाटी विशेषता जानने से पहले आप सुनिए कि ये जो हमें विरासत के रूप में पंडित नेहरू बता रहे हैं, विरासत मिली हमें, धरोहर मिली, इसे हम भूल नहीं सकते। अपने कल्चर को हमेशा याद रखना है हमें। 1000 वर्ष बाद भी अपनी पहचान बनाए रखने का असली राज क्या है, इसके पीछे का असली राज क्या है? आखिर क्यों भारत को अभी भी उसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे पहले देखते थे लोग? आज भी भारत के लोगों में वो विरासत, वो संस्कृति जिंदा है और एक अलग पहचान के साथ आज भी भारत खड़ा है। पेज नंबर 6, सभ्यताओं की बात। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी में, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि वर्षों पहले भी लोगों की मानसिकता इतनी ही विकसित थी जितनी आज विकसित है। वर्षों तक साम्राज्य चला था, बहुत सारे लोगों ने चलाया था। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बता रहे हैं। सिंधु घाटी जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और भारत के उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट साइड, मैं इस सभ्यता की जो नॉर्थ वेस्ट साइड थी, उस साइड पर इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी। और इसको आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु नदी के पास क्या था? सिंधु नदी के पास 4, पढ़िए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। एमसीक्यू में दे दिया मैंने। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन पूर्णता विकसित सभ्यता थी। एक ऐसी सभ्यता इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया कि जब वर्षों बाद भी खुदाई की गई, तब जो अवशेष मिले, 1000 वर्ष पहले भी ये सभ्यता बड़ी विकसित थी, पूरी योजना के साथ घर बने हुए थे, नालियों का प्रबंध था, जल का पूरा प्रबंध था, हर चीज़ एक क्रमबद्ध तरीके से चल रही थी, योजनाबद्ध तरीके से, पूरी विकसित सभ्यता थी। भारतीय लोगों की सोच जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों में भी देखने को मिली। इसलिए ये सभ्यता ना काफ़ी हद तक हमारी सभ्यता से मिलती जुलती थी, क्योंकि हमारे विचार मिलते जुलते थे, हमारी संस्कृति मिलती जुलती थी, आदतें भी मिलती जुलती थी। तो अस्तित्व में बने रहने का इतने लंबे टाइम तक यही कारण था इस सिंधु घाटी सभ्यता का। इस सभ्यता की खासियत यही थी कि लोग निरंतर परिवर्तनशील थे, वो चेंजेस पसंद करते थे, समय के साथ साथ खुद को बदलते थे। जिस तरह कंडीशंस बदलती थी, जिस तरह
परिवर्तन होते थे वो भी अपने साथ उन परिवर्तनों को एक्सेप्ट करते थे और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते थे, विकास के लिए आगे बढ़ते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं थे, वो आसपास के देशों के लोगों के साथ संपर्क में रहे, जैसे फारस के लोग, मिस्र के लोग, ग्रीस के लोग, इन सबके साथ व्यापार करते थे और दूसरे देशों में आना जाना भी था। मध्य एशिया से भी संबंध थे, इसी कारण लंबे समय तक ये सभ्यता टिकी रही। अब बता रहे हैं कि भारत और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक दूसरे से प्रभावित थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति बनाई रखी। उन्होंने दूसरों को फॉलो किया लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा उन्होंने, वो अपनी संस्कृति के साथ बने रहे, अपनी संस्कृति को बचाए रखने की मानसिकता को मजबूती दी उन्होंने। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या था वो पंडित नेहरू बताने जा रहे हैं, क्योंकि पंडित नेहरू तो भारत के इतिहास से बहुत प्रभावित हैं। कह रहे हैं, मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ, पृष्ठ संख्या 7 पे आ जाइए। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ, स्टूडेंट्स, पृष्ठ संख्या 5, मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन प्राक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीनी और पश्चिमी मध्य एशिया से आए थे। तो अब पंडित नेहरू क्या बता रहे हैं कि लोगों के विचार जो थे वो बड़े प्रभावशाली थे, लोगों की भाषा बड़ी स्पष्ट थी, लोगों की मस्तिष्क बड़ा सक्रिय था, एक्टिव रहता था। कुछ ना कुछ चीज़ें जो थी उन्हें देखने की लालसा रहती थी, उन्हें सीखने की लालसा रहती थी। कुछ लोग ऐसे थे जिसमें भारत के लोग भी खुद तक सीमित नहीं थे। इन्होंने कई यात्राएं की। चीन, पश्चिमी मध्य एशिया के लोग समय समय पर भारत की यात्रा करने आते थे। इन यात्रियों ने क्या कर दिया, लिखित रूप में अपना एक अनुभव छोड़ दिया हमारे पास, जो हिस्ट्री में आज भी हम पढ़ते आए हैं। और भारत की क्या क्या उपलब्धियां हैं ये आप पढ़ेंगे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचार और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। तो अब क्या बताने जा रहे हैं पंडित नेहरू जी कि ये जो लोग बाहर से इंडिया घूमने आते थे, इन यात्रियों ने लिखित रूप में अपना अनुभव हमारे देश में छोड़ा है, जो हिस्ट्री में आज भी हम पढ़ते आए हैं। भारत की उपलब्धियां यही हैं कि बहुत से देश हमसे प्रभावित हुए। पूर्वी एशिया जहां मंदिरों का निर्माण हुआ, भारतीयपन की झलक अंगकोर में, कंबोडिया में बना बौद्ध मंदिर है, वहां से देखने को मिलती है, क्योंकि वो बौद्ध मंदिर जो बना हुआ है, पूरी झलकियां हमारे हिंदुस्तान में जो मंदिर बने हैं वैसी ही झलकियां आपको वहां दिखाई देंगी। सेम हमारे यहाँ के मंदिर वहां बनाए गए हैं। बोरबुदर, इंडोनेशिया के बुद्धिस्ट टेम्पल, सब आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे हमारे भारत के ही मंदिरों में आप घूम रहे हैं। हिमालय भ्रमण के बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी कि कई बार पंडित नेहरू जी को घूमने का मौका मिला। पूर्वजों से चली आ रही जितनी भी बातें थी उनका कोई सबूत नहीं है। दंत कथाएं हिमालय से जुड़ी जो बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं, और इन सब बातों का प्रभाव हमारे साहित्य में देखने को मिलता है। विचारों पर प्रभाव पड़ता नजर आता है भारत के लोगों पर, क्योंकि कश्मीर से पंडित नेहरू जी का बड़ा विशेष लगाव था। कारण मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी, जो कि कश्मीरी पंडित थे। समय समय पर पंडित नेहरू को वहां जाने का मौका मिलता था और कश्मीर की सुंदरता को आपको पता ही है, कश्मीर की सुंदरता के तो कोई जवाब ही नहीं है ना। तो हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियां हैं जो पंडित नेहरू को आकर्षित करती आई हैं। उन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से लेकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया, मुझे खींचा अपनी तरफ और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा, इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों के जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव, नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से भारत के हृदय पर राज किया है। तो अब क्या बता रहे हैं कि सिंधु नदी, इंडस इंडिया के नाम से जो प्रचलित है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना नदियां, ये सारी नदियां
जो हिमालय से निकलने वाली हैं ये पंडित नेहरू को आकर्षित करती आई हैं शुरू से। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों से प्रवेश होता है इस नदी का। इतिहास में इस नदी का ज़्यादा जिक्र नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी का, क्योंकि ये इतिहास से कटी हुई नदी है। लेकिन आज भी इस नदी के आसपास के क्षेत्र, वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी जिसमें इस नदी का जिक्र मिलेगा। वहाँ के लोगों में ये कहानियाँ आज भी प्रचलित हैं। गंगा यमुना का इतिहास में बड़ा महत्व है। ऐसी बहुत सी पुरानी कथाएं हैं जो भारत की सभ्यता संस्कृति में इन नदियों का नाम आपको सुनने को मिलता है। गंगा और यमुना के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जल ही हमारे जीवन का हमेशा से एक आधार रहा है। जल के कारण ही जीवन संभव रहा है। सिंधु नदी के बारे में बता रहे हैं कि इस नदी को पार करके हजारों वर्षों तक लोग भारत में प्रवेश करते रहे हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, लोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा, दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा। यहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। पंडित नेहरू अब क्या बता रहे हैं? पंडित नेहरू अब बता रहे हैं पत्थरों पर लिखी जितनी भी भारत के अतीत की कहानी है उन्होंने बताई है। शिलालेख मिलेंगे आपको, पुरानी इमारतें मिलेंगी, दीवारों के अवशेष, रिमेन्स मिलेंगे जो खुदाई के बाद मिले, जिससे हमें अतीत के बारे में पता चलता है। भग्नावशेष, जो अतीत में पूर्वजों द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं जो टूटी अवस्था में हमें खुदाई के दौरान मिली। उनमें गहने भी हो सकते हैं, पुराने आभूषण भी हो सकते हैं, बर्तन भी हो सकते हैं, बच्चों के खिलौने भी हो सकते हैं। फिर पुरानी मूर्तियों के बारे में उन्होंने बात की। अतीत की कला जो मंदिरों, महलों, घरों में उकेरी जाती हैं। कला प्रेमी थे तब के लोग। भित्ति चित्र, यानी कि दीवारों पर उकेरे गए चित्र। जब लोगों को अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो वो अपना ज्ञान कैसे दिखाते थे? इन चित्रों के माध्यम से तो दिखाते थे। और ये सारी चीजें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में मिल सकती हैं, जिससे भारत की समृद्ध कला के बारे में आपको पता चलेगा। यही नहीं, आगरा, दिल्ली में भी राजाओं द्वारा बनाई गई इमारतें जो हमें भारत के अतीत की कहानी बताती हैं। आपको इन इमारतों को देखने से पता चलेगा कि उस टाइम लोग कितने कला प्रेमी थे। चलिए आगे बढ़ती हूँ। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे 1000 वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों, कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, जो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस समृद्धि नदी की ओर खींचती रही है। अब पंडित नेहरू बता रहे हैं कि कुंभ मेला, जिसे स्नान पर्व के लिए बड़ा विशेष पर्व माना जाता है स्नान के लिए, और गंगा नदी, जिसमें पवित्र दिन कुंभ मेले वाले दिन को इलाहाबाद, हरिद्वार पहुंचकर लोग गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं ये बड़ा शुभ है। पुरखे गंगा स्नान करने आते थे पहले। सबसे आश्चर्य की बात तो ये लगी उन्हें कि आज भी लोग भारत के सभी हिस्सों से आते हैं। चीनी यात्रियों द्वारा 1300 वर्ष पहले इस पर्व का उल्लेख आपको हिस्ट्री में मिलेगा। भारत के अतीत को जानने के लिए पृष्ठ संख्या 7 पे क्या पढ़ रहे हैं हम? मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। पंडित नेहरू कह रहे हैं कि भारत के अतीत को जानने के लिए लगातार मैं यात्राएं करता रहा हूं, जिससे कि तरह तरह का मुझे ज्ञान मिले, और उन्हें मिला भी। इतिहास से संबंधी जो भी चीजें उन्हें मिली बच्चों, उनके बारे में लोगों से, कस्बों में जाकर, शहरों में जाकर वो बातें करते रहे और ज्ञान पाते रहे। काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिला यात्रा करने से। और ऐसी चीज़ जो इतिहास के पन्नों या पुस्तकों में पढ़ी जाती है, आज वो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं, और उनकी सच्चाई पर उन्हें कोई शंका नहीं है। अब कैसे? अतीत की घटनाएं देख रहे हैं। जैसे मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था, उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़े होते थे। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। तो अतीत की घटनाओं पर पंडित नेहरू का विश्वास बढ़ गया। ये पूरे पैराग्राफ का शॉर्टकट यही है। जितनी भी अतीत की घटनाएं थी उन पे पंडित नेहरू का जो विश्वास था वो बढ़ गया। अब किसी भी सच्चाई पर उन्हें कोई शंका नहीं रही। बनारस के पास सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश, सारनाथ पहुंचकर बुद्ध से जुड़ी जितनी बातें थी वो सब उन्हें देखने को मिली। तो इस सच्चाई पर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया कि इतिहास में बुद्ध के बारे में आज तक मैंने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी पढ़ा है, वो बिल्कुल सत्य है। और क्या मिला वहां पर उन्हें? वहां पर
अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा सम्राट से महान था। यानी कि वहां पर जो भी पाषाण स्तंभ थे, बुद्ध से जुड़ी सारी कहानी बताते थे, वो किसके जरिए बताते थे? चित्रों के माध्यम से। गौतम बुद्ध सम्राट होते हुए भी सन्यासी जीवन जीने वाले एक ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने अपने पूरे राजपाट को त्याग दिया था। तो इन सारी घटनाओं की जानकारी चित्रों के रूप में दर्शाई गई है। वहां पर शिलालेख, पत्थरों में गौतम बुद्ध से जुड़ी जानकारी, आपको सब चीजें मिल जाएंगी सारनाथ में। भारत का अतीत बहुत लंबा है, 5000 वर्ष पुराना, जिसमें आपको विजय पराजय का उल्लेख मिलेगा, राजाओं का उल्लेख मिलेगा, सांस्कृतिक परंपरा का उल्लेख मिलेगा। भारत के इतिहास को आप जब देखेंगे तो आपको भारत के इतिहास की 5000 वर्ष पुरानी पूरी जानकारी मिलेगी। तो भारतीयों पर इन सब बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हमें जो भी चीज़ें बच्चों विरासत के रूप में पूर्वजों से मिली हैं, हमें पहुंचाना है आप तक, अगली पीढ़ी तक। इसीलिए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये पाठ तलाश भारत की खोज का, भारत के अतीत की झांकी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई थी। और ये हमारा पार्ट 1 हो गया खत्म, जिसके आगे एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज ध्यान से देख लीजिए। ये पहले 2 एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी दे दिए थे। अब है 3rd और 4th, मोहनजोदड़ो के नगरों का निर्माण कितने वर्ष पर पूर्व हुआ? तो अभी आपने पढ़ ही लिया, 5000 वर्ष पूर्व। उसके बाद पंडित नेहरू ने भारत के इतिहास को किसकी नज़र से देखा? उसके बाद मोहनजोदड़ो के नगरों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? और सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो की सभ्यता की विशेषता क्या थी? जो भी चीनी और एशियाई यात्री थी भारत में क्या छोड़ गए थे? यात्राओं की दास्तान आपको हिस्ट्री के रूप में पढ़ने को मिलती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम पढ़ा दिया आपको। भारत का नाम इंडिया, हिंदुस्तान किस नदी के नाम पे पड़ा? आपने पढ़ लिया। इतिहास की मुख्य धारा से कौन सी नदी कटी है? आपने पढ़ लिया। हिमालय के हृदय से कौन सी नदियां निकली हैं? ये भी आपने पढ़ लिया। और भारत की कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध हैं? वो भी पढ़ लिया। क्या कारण था भारत अपनी शक्ति खोता चला गया? कितने साल पहले कुंभ मेले का वर्णन आपको चीनी यात्रियों द्वारा यात्रावृत्तांत में मिलता है? वो भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। किस जगह से नेहरू जी का खून का रिश्ता है? वो भी पढ़ा दिया। और इलाहाबाद हरिद्वार में कौन सा मेला लगता है? वो भी पढ़ा दिया। भारत के पतन का मूल कारण क्या था? क्यों गिरता जा रहा था भारत? भारत की भव्य कला, मूर्ति निर्माण का स्थान किसने ले लिया? उसके बाद कौन सी नदी? आपको बताना है भारत की भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान किसने ले लिया? जटिल नक्काशी ने, मूर्ति निर्माण में तकनीक के प्रयोग ने, मशीनों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही है, नक्काशी इतनी बढ़िया थी हमारी, तो जटिल नक्काशी ने इसका स्थान लिया था। कौन सी नदी प्राचीन काल से भारत की सभ्यता, संस्कृति की कहानियों से जुड़ी हुई है? तो आपको पता ही है, हमारी गंगा नदी है ऐसी। भारत ने कहाँ के लोगों को प्रभावित किया स्टूडेंट्स, और स्वयं उनसे भी प्रभावित हुआ? तो इन सारे देशों से प्रभावित हुआ था देश। अतीत की विरासत को कौन खारिज करने का साहस कर रहा था? खुद लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस राजा ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? आपको बता दिया गया है। तो मैंने पूरा जो पार्ट 1 है अतीत की झांकी, वो आपके सामने रख दी है, उसके एमसीक्यूज रख दिए। अब ये रख दिए मैंने पाठ संबंधी प्रश्न उत्तर, जान कि भारत की अमरता के विषय में नेहरू जी के मन में कौन से प्रश्न उभरते थे, आखिर ये भारत क्या है, वो क्वेश्चन आया था ना उनके मन में। लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो के विषय में क्या बताया था, वो भी आपको दे दिया गया है। नेहरू जी के अनुसार भारत में आए विदेशी यात्रियों और विदेशी साहित्य के अध्ययन की क्या विशेषता रही है। नेहरू जी कुंभ के स्नान पर्व पर हैरान क्यों हुए थे, ये भी आपको दे दिया। और भारत के अतीत की झांकी शीर्षक के अंत में नेहरू जी ने क्या निष्कर्ष निकाला, यही कि आधुनिक भारत की नींव का आधार जो है वो हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, उसके साथ बने रहना है, आपको भी बने रहना है, भूल नहीं जाना है। ओके, चलिए प्रश्न अभ्यास में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए। और यहाँ पे करती हूँ मैं भारत के अतीत की झांकी का एंड, और जल्दी मिलती हूँ आपको आपके तलाश के सेकंड पार्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और कोई भी क्वेश्चन अगर छूटा हो कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपको आपकी नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।